कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो बनने के पहले लोगों के तरफ से काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करते हैं। लोग उनके बारे में उल्टा पुल्टा कहते हैं कि पैसों का वेस्टेज है, लेकिन जब वो बन जाते हैं तब अचानक से उसके फायदे समझ में आने लगते हैं। धीरे धीरे देश भर में कई शहरों में उसकी डिमांड बढ़ने लगती है। दिल्ली मेट्रो इसका एक चीता चता एग्जाम्पल है और ये एक सिमिलर स्टोरी अब रिपीट होने वाली है देश में कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के बाद। जो लोग कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में नहीं जानते उनको बता दूं, कोची में नॉर्मल पटरियों पर चलने वाली मेट्रो तो है, लेकिन एक काफी इनोवेटिव मेट्रो नेटवर्क ऐसा भी है जो शहर के अंदर से गुजर रही वाटर बॉडीज पर इलेक्ट्रिक बोट्स या कैटनामैरान्स के ऊपर ढेर सारे पैसेंजर्स को लेते हुए एक स्पेसिफिक रूट पे चलती है पानी पे। स्टेशन जो है प्रॉपर मेट्रो के जैसे ही है, टिकट स्कैन करो, ट्रेन के बदले बोट के लिए वेट करो वगैरह वगैरह। लेकिन बात ये है कि कर्नाटका मैरीटाइम बोर्ड ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट किया है फॉर मंगलुरु वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट यानी MWMP का आगाज, और ये नई दिशा देने वाला है शहर को। वैसे कुछ और शहर भी है जो वाटर मेट्रो के ऊपर सीरियसली काम कर रहे हैं, लेकिन ये सेकंड प्रोजेक्ट ऐसा है जो बहुत सीरियस लेवल पे काम कर रहा है। तो समझते हैं प्रोजेक्ट क्या है। दोस्तों फिर से यहाँ पर कोची की बात करना जरा जरूरी बनता है। कुछ सालों पहले जब नॉर्मल मेट्रो बन गई थी कोची में, तो एक कॉन्सेप्ट सामने आया। कोची ऐसा शहर है जिसके बीच से बहुत सारी वाटर बॉडीज यहाँ से वहां गुजरती है। ये वाटर बॉडीज जो है शहर के कई हिस्सों को कनेक्ट करते हुए जाती है, और कुछ सालों से एक कंसेप्ट आ रहा था कि अगर हम ऐसी फेरी और बोट सिस्टम्स बनाएं जो कि रेगुलराइज्ड हो, रूट पे चले, प्रॉपर टाइमिंग के साथ और फ्रीक्वेंसी के साथ हो, सस्टेनेबल हो, कंफर्टेबल हो, तो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। और कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट का कंसेप्ट आया क्योंकि कोची मेट्रो वालों ने ही बनाई और आज वो सक्सेसफुल है। देखने के बाद में तो अब मंगलुरु क्या करना चाहता है? मंगलुरु भी चाहता है कि उनके शहरों से कुछ नदियां जो गुजरती है उनको यूज करके वो शहर के कई इलाकों को कनेक्ट करे। बेसिकली ये प्रोजेक्ट अपने पहले फेज में बजल से मानसरोवर ब्रिज के बीच में चलेगी, जो लगभग 30 किलोमीटर का रूट कवर करेगा। इसमें की लोकेशंस जैसे सोमेश्वरा टेम्पल, उल्लल और न्यू मंगलुरु पोर्ट जैसे 17 इंपॉर्टेंट स्टेशंस होंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक और डीजल कैटामैरान बोट्स का इस्तेमाल किया जाएगा जो मॉडर्न एमिनिटीज के साथ में लैस होगी, जो आपके सफर को सुविधाजनक और कंफर्टेबल बनाएगी। अगर करंट स्टेटस की बात करें तो प्रोजेक्ट का फीजिबिलिटी एनालिसिस चल रहा है, जो कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, मार्केट पोटेंशियल, एनवायरमेंट इंपैक्ट, इन चीजों की रिपोर्ट्स बनाएगा। ये सभी रिपोर्ट्स इन्वेस्टर्स और डिसीजन मेकर्स के सामने एक लॉन्ग टर्म वायबिलिटी पर गाइडेंस देने का काम करेगी। कुछ खास चीजें हैं जिनकी एनालिसिस हो रही है, जिनके अंदर रो सर्विसेज के लिए कार्गो मूवमेंट पोटेंशियल के हिसाब से भी चीजें देखी जा रही है। टाइड आती है जब समुद्र का पानी ऊपर नीचे होता है, उसके असर से फीडर नेटवर्क किस तरीके से काम कर पाएंगे, लास्ट माइल कनेक्टिविटी किस हिसाब से होगी, इनके ऊपर सोचा जा रहा है। जो लोग रो के बारे में नहीं जानते, ये रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन्स होती है, जो कि इस तरीके से डॉक होती है कि आप सीधे कोई व्हीकल को लेकर इन ट्रेन्स में एंटर कर सकते हो। तो ये पोटेंशियल देखा जा रहा है मंगलुरु के लिए। कोची में ये पोटेंशियल देखा नहीं गया था। प्रोजेक्ट के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बहुत कुछ लिखा गया है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखता है। एक्सटेंसिव साइट सर्विस, लाइडार मैपिंग, बैथोमेट्रिक स्टडीज और टोपोग्राफिकल असेसमेंट्स करवाई जा रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट के टेक्निकल स्टडीज को भी इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के हिसाब से चीजें टेस्ट की जा रही है। और टेक्निकल चीजों के बारे में बात करें तो वेसल क्लियरेंस हो गया, जेटी के लिए लगने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर और कई दूसरे पैरामीटर्स के लिए भी चीजों को चेक किया जा रहा है। साथ साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी पे नजर रखने के लिए, वाटर क्वालिटी, नॉइज लेवल्स वगैरह पे भी नजर रखने के लिए टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन मेन बात ये है इस प्रोजेक्ट की वजह से मंगलुरु को कैसे फायदा होगा। देखो सबसे पहले तो ये रूट कंजेशन और एयर पोल्यूशन को कम करने का पोटेंशियल लगता है एक इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन मोड प्रोवाइड कराते हुए। साथ ही प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल के लिए नॉन फेयर रेवेन्यू सोर्सेस को भी एक्सप्लोर कर सकता है, जहां पर टूरिज्म हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, शॉप्स वगैरह हो गए, ये भी ग्रोथ ले आ सकती है। क्योंकि मंगलुरु में 3 नेशनल हाईवेज और एक पोर्ट और एक एयरपोर्ट है, तो मंगलुरु की कनेक्टिविटी बढ़ रही है और बढ़ते जाने वाली है। और सरकार ने जो सागरमाला के अंतर्गत नेशनल वाटरवेज का प्रोजेक्ट रखा है, उसमें से 2 वाटरवेज मंगलुरु में से गुजरती है। नेशनल वाटरवे 74 और जिसका नाम नेत्रवती भी है, और दूसरा है नेशनल हाईवे 43 जिसका नाम गुरुपुरा भी है। और इन वाटरवेज के बीच में ये मेट्रो अपने आप में एक रेडी रूट के ऊपर भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा सकती है। अब बात करें दूसरे शहरों की, तो बहुत लंबे समय से मुंबई अगर देखा जाए तो एक आइलैंड है जिसकी क्रीक्स और नदियां काफी अंदर तक जाती है, इंटरनल सबर्ब्स तक। तो यहाँ पे भी वाटर कनेक्टिविटी के हिसाब से कई बार प्लान्स रखे गए हैं, कुछ हद तक काम भी चल रहे हैं, जबकि जेटी शुरू भी की गई थी नवी मुंबई से लेकर मुंबई के बीच में। हालांकि वो बहुत सस्टेनेबल नहीं हो पाई क्योंकि मुंबई समुद्र पे ही स्थित है और इनलैंड वाटरवेज
सिंस नदियां ज्यादा है यहाँ पे तो वो रफ भी हो जाती है मानसून के दौरान, कई इश्यूज वगैरह है। इनको देखते हुए वाटरवेज मुंबई में अब तक पूरे डिटेल में एक्सप्लोर नहीं हुए। दूसरे अगर शहर की बात करें जो सीरियस ले रहा है ऐसे किसी प्रोजेक्ट को तो वो है सूरत। सूरत के अंदर भी रिसेंटली ऑर्डर्स दे दिए गए कि डीपीआर बनाना शुरू किया जाए तापी नदी के ऊपर सूरत में से गुजरता हुआ एक वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट बनाने के लिए। प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले 10 सालों में शहर 2-3 तो होंगे ही हमारे देश में जो किसी प्रकार का प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड वाटर मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। अब देखने की बात ये है कि काम किस स्पीड से होते हैं। उम्मीद करो तो आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशंस ऑन करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।